सुदन ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को फाड़ा। कहा, मैं इस कानून को फाड़ता हूं, आप ही जज होंगे और आप ही फैसला करेंगे। 172 वक्फ संपत्ति एएसआई के दायरे में है। ये बिल अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है और ओवैसी के बिल फाड़ने पर बीजेपी सांसद और जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिल नहीं बल्कि ओवैसी ने जो सदन में किया वो सब कुछ असंवैधानिक है। पहले 95 में था कि वर्ड मुस्लिम, आपने गायब कर दिया उसको। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज मुसलमान से? अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं आप कि ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है। सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज है, सिख धर्म के, बौद्ध के हैं और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अभी हमारे मंत्री साहब ने कहा ट्रस्ट, सर श्री साई बाबा ट्रस्ट 2004, वो ये कहता है जो ऑफिसर उसमें काम करता है उसको साई बाबा का डिवोटी होने चाहिए और उसको डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा। यहां पर हो रहा तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा सर, आज गृह मंत्री जी ने अगर ये कह दिया कि अब इसमें चाहे वाकिफ हो उसमें न कोई सरकार का दखल होगा, न वाकिफ के इंटेंशन पे, न वक्त में कोई दखल होगा, तो जब वक्त में कोई दखल नहीं है, न वाकिफ में कोई दखल है, और इसके बावजूद भी अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। और इधर वक्फ संशोधन बिल का आरजेडी ने विरोध किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद ललन सिंह ने पलटवार किया है। ललन सिंह ने कहा है कि बिल पास होने से मुसलमानों के हक में काम होगा। एक तरफ भाजपा खुद को अल्पसंख्यक हितैषी बताती है, लेकिन भारत की संसद के भीतर एक भी मुस्लिम प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। इससे जाहिर है कि कितना बड़ा हितैषी है। आज इनकी नज़र समाज के एक अल्पसंख्यक समुदाय के ज़मीन पर है, कल इनकी नज़र अन्य अल्पसंख्यकों की ज़मीन पर भी जाएगी। आप देखेंगे तो बोध गया के जो ट्रस्ट, जो बौद्ध मंदिर के जो ट्रस्ट हैं, उसमें बहुमत गैर बौद्ध धर्म से जुड़े लोग नहीं हैं, उसमें दूसरे धर्म के लोगों का बहुमत है। उसी तरह से इसमें भी ये लोग लागू करना चाहते हैं। एक समय आएगा कि मंदिरों की भी ज़मीन और उनके धन को भी कब्जा करने का प्रयास किया जाएगा। मोदी जी सेकुलरिज्म, जिस तरह नीतीश कुमार जी ने बिहार में सेकुलरिज्म स्थापित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश में सेकुलरिज्म को लेकर आगे चल रहे हैं। समाज के हर तबके के साथ, समाज के हर वर्ग के साथ, देश के हर राज्य के साथ एक साथ काम करके उसको विकसित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि उनका विजन, उनकी सोच व्यापक है। और इधर लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के तमाम आरोप पर करारा पलटवार किया। इस दौरान उन्होंने इस बिल को लेकर फैलाए जा रहे सभी भ्रम को एक एक करके दूर भी किए। गृह मंत्री ने कहा कि वक्फ के खिलाफ भ्रम फैलाए गए, बिल को लेकर मुस्लिम भाइयों को डराया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए मुसलमानों को डराने के विपक्षी सांसदों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उल्टा विपक्ष वोट बैंक के लिए भ्रम फैलाकर अल्पसंख्यकों को डरा रहा है। भ्रम खड़ा किया जाता है कि एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है। ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। और इधर सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी कहा है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर भ्रम फैलाए गए, लेकिन ये कानून मुस्लिम समाज के हित में है। सत्ता पक्ष के बयान पर विपक्ष के नेताओं ने पलटवार किया है और धर्म विशेष को टारगेट करने का आरोप लगाया है। बोर्ड की संपत्ति का इस्तेमाल किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं करने दिया जाएगा। यह भी स्पष्ट हो चुका है कि वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुसलमान सदस्य नहीं होगा। इसका बिल में कोई प्रोविजन नहीं है। फिर डर काहे का? दरअसल विपक्ष अल्पसंख्यक मुसलमानों को भयभीत कर अपना वोट बैंक बचाने और बनाने के चक्कर में है।
जबकि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग बिल के पक्ष में और नरेंद्र मोदी जी की नीति के साथ है। अरे वक्फ संशोधन इसलिए लाया गया है कि उसमें पारदर्शिता लाया जाए, मुस्लिम समाज के निचले तबकों को जोड़ा जाए, मुस्लिम महिला को जोड़ा जाए। और अगर गैर इस्लामिक दो लोग जुड़ रहे हैं लेकिन फिर भी बहुमत तो मुस्लिम लोगों का रहेगा, तो विरोध क्यों और ये समाज में भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है कि इससे संपत्ति हड़प ली जाएगी? क्या इस संशोधन में कहीं इस बात का जिक्र है कि वक्फ की संपत्ति सरकार हड़प लेगी? केवल विपक्ष के लोग भ्रम फैलाकर अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाना चाहते हैं। जब वक्फ अमेंडमेंट बिल में इस प्रकार का प्रावधान है कि जब सरकार द्वारा नामित 2 गैर मुस्लिम सदस्य उसमें हो सकते हैं, जबकि श्राइन बोर्ड में ऐसा नहीं है जम्मू कश्मीर के, जबकि केरला के देवोत्थान कमेटी में ऐसा नहीं है, वहां कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं हो सकता है, तो आखिर वक्फ बोर्ड में इस प्रकार प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष। वहीं लोकसभा में वक्फ बिल पास होने पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इससे विरोधियों की दुकान बंद हो जाएगी। एक तो सबसे अच्छी बात यह रही कि माननीय गृह मंत्री का इसमें इंटरवेंशन हुआ और उन्होंने सभी बातें खुल करके कही कि किस तरह से यह कानून आवश्यक है। सबसे बड़ी बात यह उन्होंने बताया कि 2013 के बाद 21 लाख एकड़ जमीन को वक्फ ने अपने बोर्ड ने अपने अंडर में ले लिया। यह सारा वक्फ बोर्ड का घोटाला था। धारा 40 का फायदा उठाते हुए जिस जमीन को चाहा उस जमीन को कह दिया हमारा, लेकिन ये कहीं तो रुकना ही था। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इसको रोकने का काम किया है। और इधर वक्फ संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में पेश होगा। राज्यसभा में चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित रखा गया है। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद सरकार इसे राज्यसभा में पेश करेगी और दोपहर 1 बजे से राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा शुरू होगी। राज्यसभा में बिल पर चर्चा के लिए कांग्रेस को करीब 45 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें पार्टी के प्रमुख नेता वक्फ बिल के विभिन्न पहलुओं पर अपनी राय रखेंगे। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी, ब्रजलाल राधा मोहन दास अग्रवाल, गुलाम अली खटाना लेंगे हिस्सा। कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, इमरान प्रताप गढ़ी भी बोलेंगे। और इसी बीच खबर बिहार के सियासी गलियारे से। लालू प्रसाद इलाज के लिए दिल्ली एम्स में एडमिट हो चुके हैं और लालू के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी पहुंची हुई है। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में लालू प्रसाद का इलाज चल रहा है। लालू प्रसाद के शीघ्र स्वस्थ होने को लेकर दुआओं का दौर जारी है। लालू प्रसाद के पैतृक जिला गोपालगंज में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने दरगाह शरीफ मजार पर चादरपोशी कर लालू प्रसाद के जल्द स्वस्थ होने को लेकर दुआ मांगी है। गरीबों, शोषितों, करोड़ों लोगों के दिल में बसने वाले राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय लालू यादव का तबीयत खराब चल रहा है। आज करोड़ों लोग हाथ उठाए, कहीं दुआ हो रहा है, कहीं प्रार्थना हो रहा है उनके सेहत के लिए। इसी क्रम में आज गोपालगंज जिले में हम लोग पीरमारक साहब के मजार पर चादरपोशी किया और दुआ किया कि जल्द से जल्द लालू यादव ठीक हो जाएं। और इधर लालू प्रसाद इलाज के लिए दिल्ली एम्स में एडमिट हो चुके हैं। दिल्ली के एम्स में लालू प्रसाद का इलाज होगा। हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर कार्डियोलॉजी की दिखाएंगे और दूसरी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की, जहां लालू प्रसाद का इलाज चलेगा। तो लालू प्रसाद की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से सीधे देश की राजधानी दिल्ली पहुंचाया गया और उसके बाद एम्स में फिलहाल उन्हें इलाजरत रखा गया है। न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी इन दोनों ही डिपार्टमेंट में लालू प्रसाद का इलाज होगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कल रात दिल्ली के एम्स में एडमिट किया गया है। कल ही रात उन्हें पटना से दिल्ली लाया गया। ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो गया था लालू प्रसाद यादव का और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उनके पीठ में गंभीर सूजन था, उसके चलते उन्हें परेशानी थी और ब्लड प्रेशर भी लो हो गया था, जिसके चलते पहले पटना के एक अस्पताल में वहां पर एडमिट किया गया और उसके बाद उन्हें दिल्ली के लिए लाया गया और कल देर रात यहां पर एम्स में उन्हें एडमिट किया गया है। एम्स के कार्डियो एंड न्यूरो सेंटर जो है उसमें
लालू प्रसाद यादव एडमिट हैं और डॉक्टर राकेश यादव जो कि पहले से भी उनका इलाज करते रहे हैं, उन्हीं की निगरानी में लालू प्रसाद यादव को रखा गया है। तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव की तबीयत जो है फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस तरह है, लेकिन वो एम्स में ही कुछ दिन तक और रहेंगे। फिलहाल डॉक्टर राकेश यादव की निगरानी में उनका इलाज जारी है। चूँकि लालू प्रसाद यादव का 2 साल पहले ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और उसके पहले हार्ट को लेकर भी तमाम जो समस्याएं थी वो थी। 2014 में उनके हार्ट की बाईपास सर्जरी भी हुई थी मुंबई में। उसके बाद से ही देखा जाए तो उनके जो तबीयत है उसको लेकर के कई तरह की चिंताएं रहती थीं, लेकिन अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक हालात थोड़े ख़राब होने पर ब्लड प्रेशर लो होने के बाद उनको दिल्ली लाया गया है और यहाँ पर एम्स में इलाजरत हैं लालू प्रसाद यादव। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18, एम्स दिल्ली। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर बक्सर से, जहां फर्नीचर की आड़ में शराब तस्करी का खुलासा हुआ है। डुमराव डिटर्जेंट पाउडर भरे ट्रक में शराब तस्कर शराब तस्करी करते हुए पकड़े गए हैं। उत्पाद अधीक्षक आलोक रंजन ने बताया कि पिछले 4 महीने में भारी संख्या में शराब तस्कर को उत्पाद विभाग की पुलिस ने गिरफ्तार किया। लाखों रुपए के शराब को भी जब्त कर लिया गया है। ये तस्कर जो है आगरा से चला था, इसको दरभंगा जाना था। इसका एक कंटेनर है जिसमें कुछ फर्नीचर लदे हुए थे। काफ़ी खोजबीन करने के बाद ड्राइवर सीट के जस्ट पीछे एक गुप्त तहखाने का पता चला, जिसका दरवाज़ा खुलवाया गया तो उससे 100 पेटी शराब बरामद हुआ। लगभग 903 लीटर शराब जब्त किया गया, ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। और कल ही चौसा चेकपोस्ट पर भी एक पिकअप, पार्सल वैन और एक कार पकड़ी गई है, जिससे लगभग 1000 लीटर की बरामदगी हुई और 3 को गिरफ्तार किया गया। बिहार में शराबबंदी है और ये है बक्सर जिले का उत्पाद विभाग का चेक पोस्ट। ये चेक पोस्ट के उधर उत्तर प्रदेश है। जो शराब तस्कर होते हैं वो लगातार इसी पोस्ट से, बता दें कि बक्सर में 3 पोस्ट हैं और इन्हीं पोस्टों के सहारे जो शराब तस्कर होते हैं वो बिहार में शराब के बड़े खेप प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जो बड़े कंटेनर पकड़े गए हैं, वॉशिंग पाउडर से भरा हुआ कंटेनर था, फर्नीचर से भरा हुआ कंटेनर था और पार्सल वाहन से जो शराब तस्कर है वो शराब तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे और उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में शराब को पकड़ा है। तो कहा जा सकता है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। शराब तस्कर जो हैं वो लगातार नए तरीके अपना रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की तरफ से बिहार में शराब की खेप को प्रवेश कराया जाए, उसकी डिलीवरी बिहार में कराई जाए। लेकिन बक्सर में तैनात उत्पाद विभाग के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, लगातार सभी चेक पोस्ट पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं और इस तरह से जो बड़े कंटेनर जो बिहार में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं कि बड़े कंटेनर में जैसे फर्नीचर हो, वॉशिंग पाउडर हो, इसमें शराब की बड़ी खेप को छुपा करके प्रवेश करता है। तो इनके सारे मंसूबों पर बिहार के बक्सर जिले की उत्पाद विभाग की पुलिस है वो उसे बंद करती है, उसे रोकती है और पकड़ती है और लगातार बक्सर में भारी संख्या में शराब पकड़े जा रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दी। भविष्य भारत का है और न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 है वो जगह जहां ग्लोबल लीडर्स और विजनरीज आपको दिखाएंगी आगे बढ़ने का रास्ता। जरूर आएं। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में बने इस खास इवेंट का हिस्सा, जहां नए आइडियाज भारत के भविष्य को नई दिशा देंगे। आज ही रजिस्टर करें अगर अब तक आपने नहीं किया है तो www.news18features.com राइजिंग भारत समिट पर जाकर।